नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज बात करेंगे ईशा अंबानी जी की और अंबानी समूह की। अमेरिका में नए नाटक की और जानेंगे कि ये कारपोरेट के लोग कैसे तमाशा करते हैं। दोस्तों, जब दुनिया क्लाइमेट संकट में जल रही है तब कुछ लोग गुलाबी रोशनी में पार्टी कर रहे हैं। जब धरती के जंगल धुएं में बदल रहे हैं तब लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में चमकते झूमरों के नीचे शैंपेन की बोतलें खुल रही हैं। और उस चमक के बीच खड़ा है एक सवाल, क्या संस्कृति अब कारपोरेट की रखेल बन चुकी है? हमारा सवाल पिंक बॉल से शुरू होकर जीरो पर पहुंच चुकी पत्रकारिता से भी है। दरअसल लंदन की एक रात जिसे दुनिया पिंक बॉल की फेडरेजिंग गाला के रूप में जानती है और उसका मकसद कला और संस्कृति की रक्षा बताया जाता है, लेकिन असल में अंदर खाने में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा होता है। ये वही पुराना जाना पहचाना खेल कि पैसे उड़ाओ और अपनी छवि को चमकाओ। ब्रिटिश म्यूजियम जो कभी सभ्यताओं की विरासत संभालता था, अब कारपोरेट प्रायोजकों के लिए शोकेस बन चुका है। और इस बार उसके सबसे बड़े दानदाता थे वीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम, वही कंपनी जो दशकों से तेल निकालते निकालते धरती की सांसें छोटी कर रही है। वही कंपनी जिसने 2023 में म्यूजियम को 50 मिलियन पाउंड का उपहार दिया। कहा गया ये कला को बचाने का योगदान है, पर सवाल है कि किससे बचाने का, पर्यावरण से, जनता से या फिर सच्चाई से। पिछले दिनों हुए लंदन के पिंक बॉल गाला के लिए थीम रखी गई रंग और रोशनी, और एक गुलाबी रोशनी बड़ी चालाकी से सजाई गई थी, क्योंकि इसी के नीचे छिपा था वो विरोध जो धीरे धीरे पूरे सभागार में फैलने वाला था। 18 अक्टूबर की रात को जब संगीत बज रहा था और कैमरे फ्लैश कर रहे थे, एक महिला वेट्रेस बनकर भीतर पहुंची। हाथ में ट्रे नहीं तख्ती थी जिस पर लिखा था ड्रॉप वीपी नाउ। उसने मंच पर चढ़कर वो तख्ती हवा में लहराई। झूमरों की रोशनी में जैसे सच्चाई अचानक चमक उठी। दर्शक हक्के बक्के, कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने हूट किया, लेकिन असल में वही पल था जब लंदन के दिल में बैठे इस म्यूजियम की असलियत बेपर्दा हुई। एक आवाज ने बता दिया कि कला का मंदिर अब कारपोरेट के महल में तब्दील हो चुका है। प्रदर्शनकारी जितने लोग थे उनका गुस्सा सिर्फ वीपी पर नहीं था, यह गुस्सा उस सोच पर था जो मानती है कि पैसा हर चीज का समाधान है, यहां तक कि नैतिकता का भी। आंदोलन चला रहे संगठन एनर्जी एम्बार्गो फॉर फिलिस्तीन ने कहा कि ये वही कंपनियां हैं जो ईंधन जलाकर दुनिया को संकट में डाल रही हैं और वही अपने गुनाहों को कला के जरिए धोना चाहती हैं। उनका बयान दुनिया के कई अखबारों में छपा, लेकिन गोदी मीडिया को नहीं दिखा। कारपोरेट क्लींजिंग यानी पूंजी के पाप को संस्कृति के साबुन से धोना। ब्रिटिश म्यूजियम के चेयरमैन जॉर्ज ऑसमान मंच पर थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हम कला के माध्यम से एकता का संदेश दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि ये एकता किसकी थी, कलाकारों की या फिर अरबपतियों की? और इसी मंच पर मौजूद थी ईशा अंबानी। कहानी यहीं से शुरू होती है। अमेरिका में ट्रंप की अंबानी की दोस्ती के किस्से आप पढ़ चुके हैं। मोदी जी ने भी अंबानी की चूड़ियां टाइट की थी। ईशा अंबानी भारत की सबसे प्रभावशाली कारोबारी महिलाओं में से एक, रिलायंस फाउंडेशन की ट्रस्टी और इस पूरे आयोजन की सह अध्यक्ष। उनके लिए यह एक कल्चरल डिप्लोमेसी का अवसर बताया गया, यानी भारत की कला, परंपरा और सौंदर्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। पर जनता पूछ रही थी, क्या ये भारतीय संस्कृति का उत्सव था या भारतीय पूंजी की ब्रांडिंग? रिलायंस फाउंडेशन ने ब्रिटिश म्यूजियम में एंशिएंट इंडिया लिविंग ट्रेडिशन नाम से प्रदर्शनी को स्पॉन्सर किया था और उसी प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर यह पिंक बॉल आयोजित थी। कार्यक्रम का थीम रखा गया इंडिया इज कलर्स एंड लाइट। मंच पर नृत्य, साड़ी, भारतीय संस्कृति और बैकड्रॉप में लिखा था आर्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स। पर जिस म्यूजियम की दीवारों पर कभी अशोक, बुद्ध और गुप्त काल की मूर्तियां रखी हैं, उसी के मंच पर अब तेल कंपनियों और अरबपतियों के विज्ञापन चल रहे थे। लोगों ने कहा यह कला का वैश्वीकरण नहीं बल्कि कारपोरेट का भारतीयकरण है।
जहां भारत की पहचान को शोपीस बना दिया गया ताकि पश्चिम अपने अपराधों की सजावट के पर्दे से ढक सके। वीपी और रिलायंस दोनों का मूल कारोबार ऊर्जा, तेल और गैस है। दोनों कंपनियां दर्शकों से आलोचना झेलती रही हैं कि उनका मुनाफा धरती की कीमत पर बढ़ा है और अब वही कंपनियां संस्कृति के संरक्षक बनकर मंच पे थी। ये विडंबना नहीं बल्कि एक नई चाल थी। ग्रीन वॉशिंग यानी पैसे से पाप को धोना। ब्रिटिश म्यूजियम के अधिकारी कह रहे थे, हम निजी भागीदारियों के सहयोग से कला को जीवित रख रहे हैं, लेकिन आलोचक पूछ रहे थे कला जीवित है या खरीदी जा चुकी है। इस गाला की एक और परत थी ग्लैमर। गुलाबी ड्रेस कोड, हजारों पाउंड की टिकट और मशहूर हस्तियां। कहा गया कि इस एक रात में करीब $2 मिलियन जुटाए गए, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि जो पैसा कला बचाने में लगेगा वो किसकी जेब से आया है, धरती की या फिर इंसानियत की। ब्रिटिश अखबारों ने इसे आयोजन को ए नाइट ऑफ एलिगेंस एंड प्रोटेस्ट कहा, यानी सुंदरता का और विरोध साथ साथ। पर सवाल है कि अगर विरोध की आवाजों को सुनने की इच्छा नहीं तो सुंदरता फिर किस काम की। ईशा अंबानी उस रात ब्रिटिश म्यूजियम की मेजबान के तौर पर मौजूद थी। कहा गया ये उनके लिए भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर दिखाने का मौका है। वो मुस्कुराती हुई कैमरों के बीच घूम रही थी और हर शॉट में इंडिया का नाम था, लेकिन पीछे बैठे दर्शक कह रहे थे, क्या यह भारत की आत्मा का उत्सव है या भारत के अरबपतियों की शोभा यात्रा। रिलायंस फाउंडेशन पिछले कुछ वर्षों से कला, शिक्षा और संस्कृति से जुड़ी परियोजनाओं में खूब निवेश कर रहा है। ये एक अच्छी बात मानी जा सकती है, लेकिन इस बार मंच ऐसा था जहां संस्कृति और कारपोरेट छवि की रेखा धुंधली हो गई थी। ब्रिटिश म्यूजियम जैसे संस्थान के साथ खड़ा होना एक ग्लोबल इमेज बिल्डिंग का अवसर था और शायद यही वजह थी कि एंशिएंट इंडिया लिविंग ट्रेडिशन नाम की प्रदर्शनी रिलायंस के बैनर तले आयोजित की गई। आलोचकों ने सवाल उठाया कि भारत की परंपरा और मूर्तियों के नाम पर यह आयोजन किसी धार्मिक या सामाजिक मूल्यों की रक्षा का नहीं बल्कि एक नई किस्म की ब्रांडिंग का हिस्सा था, जहां संस्कृति भी विज्ञापन का माध्यम बन चुकी है। इसी गाला में भारत की परंपराएं गुलाबी पर्दों और विदेशी झूमरों के नीचे रखी गईं और मेजबानों ने बताया कि यह ग्लोबल कल्चरल हार्मनी है। लेकिन जनता पूछ रही थी, क्या यही वही भारत है जहां गांवों की कला भूख से मर रही है। ईशा अंबानी ने अपने भाषण में कहा, कला एक सेतु है जो सभ्यताओं को जोड़ती है। ये बात सही है, पर व्यंग यही है कि उस सेतु के नीचे वही कंपनियां खड़ी हैं जिनकी फैक्ट्रियां धरती के पर्यावरण को कमजोर कर रही हैं। पर उस चमक में धुआं भी था। कहा गया कि रिलायंस और वीपी दोनों ऊर्जा क्षेत्र में साझीदार हैं और अब संस्कृति के क्षेत्र में भी एक साथ कदम बढ़ा रही हैं। यही वो बिंदु था जहां विरोध बढ़ा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तेल और गैस की कमाई से म्यूजियम सजाए जा रहे हैं तब ये केवल कला नहीं, क्लाइमेट कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी विरोधाभास का महोत्सव। भारत में भी कई लोग इस पूरे प्रसंग को कॉर्पोरेट सांस्कृतिक कूटनीति का उदाहरण देकर कह रहे हैं, ये वो दौर है जब उद्योगपति अपनी कंपनियों की छवि को बेहतर दिखाने के लिए कला और परोपकार का सहारा लेते हैं। किसी प्रदर्शनी का स्पॉन्सर बनना अब धार्मिक या राष्ट्रीय गौरव का नहीं बल्कि रीब्रांडिंग का हिस्सा बन गया है। रिलायंस फाउंडेशन ने इस आयोजन को इंडिया की आत्मा का उत्सव बताया, लेकिन जो लोग इसे देख रहे थे उनके लिए एक नया विरोधाभास था, जहां भारत की आत्मा विदेशी पूंजी के बीच झिलमिलाती हुई नजर आ रही थी। ब्रिटिश अखबारों ने लिखा, ईशा अंबानी ब्रिंग्स इंडिया एलिगेंस टू द ब्रिटिश म्यूजियम। यह वाक्य सुनने में सुंदर था, पर इसके पीछे छुपी सच्चाई ये थी कि इस एलिगेंस को कीमत वो जनता चुका रही है जो पर्यावरण और संस्कृति के वास्तविक संरक्षण के लिए लड़ रही है। ईशा अंबानी ने म्यूजियम के चेयरमैन के साथ मंच साझा किया। कैमरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस वक्त बाहर सैकड़ों लोग पोस्टर लिए खड़े थे, आर्ट इज नॉट फॉर सेल। वही कला जिसे बचाने के नाम पर आयोजन हो रहा था, उसी को बेचने का आरोप लग रहा था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाना तब सही होता जब यह किसी स्वतंत्र मंच से होता, ना कि उन संस्थानों के साथ जो उपनिवेशकालीन लूट का मिसाल रहे हैं। ब्रिटिश म्यूजियम आज भी हजारों ऐसी वस्तुएं संभाले हुआ है जो कभी भारत और अफ्रीका से कलेक्शन के नाम पर उठा ली गई थी।
और आज वही म्यूजियम भारतीय उद्योगपतियों की मेजबानी कर रहा था। इतिहास का यह व्यंग कमाल का था। भारतीय मीडिया ने इसे गर्व की तरह दिखाया। गोदी मीडिया ने भारत की बेटी ने लंदन में रचा इतिहास। लेकिन वही खबर विदेशों में दूसरे लहजे में छपी, ऑयल एंड कल्चरल द न्यू एलिगेंस ऑफ पावर, यानी तेल और संस्कृति का नया गठबंधन। ईशा अंबानी की भूमिका को लेकर भारत में दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक वर्ग ने कहा कि उन्होंने भारतीय कला को वैश्विक मंच दिया। दूसरे ने कहा यह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व है जो कला को भी कारपोरेट शोकेस बना देता है। सच दोनों के बीच कहीं है, वो सच जो मीडिया की सुर्खियों में नहीं बल्कि जनता की टिप्पणियों में छुपा है। रिलायंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स में शिक्षा, स्वास्थ्य और कला शामिल है, लेकिन पर्यावरण पर उसकी नीति हमेशा सवालों में रही है। आलोचक कहते हैं कि जब कोई कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योग चलाती है और फिर पर्यावरणीय कार्यक्रमों को फंड करती है तो यह नैतिक नहीं रणनीतिक कदम होता है। इसे कारपोरेट बैलेंसिंग कहा जाता है, जहां एक हाथ से आप नुकसान करते हैं और दूसरे हाथ से दान देकर तालियां बटोरते हैं। इस आयोजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई लेख छपे। एक ही लिखा, वीपी और रिलायंस जैसे दिग्गज अब संस्कृति को नया बाजार बना रहे हैं। कला अब जनसंपर्क का उपकरण बन चुकी है। ब्रिटिश म्यूजियम ने इन आलोचनाओं पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा गया, हम अपने साझेदारों का सम्मान करते हैं क्योंकि संस्कृति सीमाओं से परे होती है। लेकिन सवाल वही रहा कि क्या संस्कृति सच में सीमाओं से परे है या अब उसका पासपोर्ट भी कारपोरेट का लोगो बन चुका है। भारतीय जनता के लिए यह खबर किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के नहीं बल्कि एक प्रतीक की तरह थी कि आज शक्ति और पूंजी का गठजोड़ किस तरह कला, संस्कृति और धर्म को भी अपनी ब्रांडिंग टूल में बदल रहा है। ब्रिटिश म्यूजियम के बाद ठंडी हवा थी और सैकड़ों लोग नारा लगा रहे थे, आर्ट इज नॉट फॉर सेल। इन आवाज़ों में गुस्सा भी था और एक उम्मीद भी। ये वही लोग थे जिनके लिए संस्कृति किसी कंपनी की CSR रिपोर्ट नहीं बल्कि इंसान की आत्मा है। लेकिन अंदर गाला चल रहा था, संगीत, फोटो और विदेशी मेहमानों की मुस्कानें, शैंपेन। बाहर और भीतर के बीच एक अदृश्य दीवार थी पूंजी की। ये कहानी सिर्फ ब्रिटिश म्यूजियम की नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जहाँ कला, धर्म, पत्रकारिता, राजनीति सब कुछ अब किसी ब्रांड का विस्तार बनते जा रहे हैं। जिन हाथों ने धरती को खोदकर उसका तेल निकाला, अब वही हाथ संस्कृति को सजाकर कह रहे हैं, देखो हम मानवता के हितैषी हैं। यही तो पूंजीवाद की सबसे खूबसूरत चाल है, अपराध को परोपकार में बदल देना। कला और कारपोरेट का यह गठजोड़ एक नए दौर की शुरुआत है, जहां कलाकारों को फंड नहीं लाइसेंस चाहिए, जहां म्यूजियम को कलेक्शन नहीं कारपोरेट कलेक्शन चाहिए, और जहां जनता को कला नहीं उसका ग्लैमर दिखाया जाता है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग रोज अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए जूझते हैं, वहाँ किसी अरबपति की संस्कृति सेवा सुनने में बड़ी मीठी लगती है। लेकिन सवाल यही है, क्या संस्कृति की सेवा पैसे से होती है या संवेदना से? क्या कला बचाई जाती है आयोजनों से या उस कलाकार से जो अपने गांव में रंग खरीदने के पैसे तक नहीं जुटा पाता? ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर की गुलाबी रोशनी जितनी चमकीली थी उतना ही गहरा था उसका साया। जब वीपी जैसी कंपनियां और रिलायंस जैसे समूह एक साथ आते हैं तो ये साझेदारी सिर्फ आर्थिक नहीं वैचारिक भी होती है। ये साझेदारी बताती है कि शक्ति और पूंजी अब सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रही, ये अब संस्कृति के मंदिरों तक पहुंच चुकी है। जिन्होंने कहा था कि कला सबको जोड़ती है, वही अब तय कर रहे हैं कि कला कैसे दिखेगी और किस कीमत पर। यह वही तंत्र है जो गरीब कलाकार को अदृश्य बनाकर अरबपति दानदाता को नायक बना देता है। इस गाला के बाद कई संपादकीय छपे, कुछ ने तारीफ की, बहुत कम लोगों ने आलोचना, लेकिन जनता की जबान पर एक ही लाइन थी, ये कैसा उत्सव है जहां धरती रो रही है और लोग नाच रहे हैं। ये तंज सिर्फ ब्रिटिश म्यूजियम पर नहीं पूरे सिस्टम पर था, जो हर नैतिक सवाल को ब्रांड एक्टिविज्म की भाषा में ढक देता है। ईशा अंबानी ने अपने भाषण में कहा, भारत की आत्मा कभी नहीं मरती। सही का ईशा जी, आत्मा नहीं मरती, लेकिन उसे इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है और यही हो रहा है। भारत की आत्मा अब कारपोरेट ब्रोशर में छप रही है। ब्रिटिश म्यूजियम का यह आयोजन इतिहास में एक उदाहरण बनकर रहेगा कि कैसे पूंजी ने संस्कृति को गले लगाया, इतना कसकर गले लगाया कि उसका दम घुट गया। और वो सिर्फ विदेश की कहानी नहीं, ये खेल हर जगह चल रहा है। दिल्ली से दुबई तक, मुंबई से लंदन तक,
सत्ता और पूंजी अब हर जगह संस्कृति का मुखौटा पहनकर घूम रही है। जनता को कहा जा रहा है यह विकास है, लेकिन असल में ये कब्जा है संस्कृति पर, विवेक पर और विचार पर। कला का असलियत तब खत्म हो जाता है जब वो किसी कंपनी की इमेज पॉलिशिंग का साधन बन जाती है। जब तेल और गैस की कमाई से म्यूजियम चमकाए जाते हैं तो यह सभ्यता नहीं, विडंबना है। और जब कलाकारों की जगह अरबपति मेजबान खड़े होते हैं तो यह उत्सव नहीं, तमाशा होता है। फिर भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि हर बार जब कोई प्रदर्शनकारी मंच पर जाकर ड्रॉप बीपी 9 का बोर्ड उठाती है तो वो सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती है। वो याद दिलाती है कि कला अभी पूरी तरह बिकी नहीं है, उसमें अब भी जनता की सांसें बाकी है। एक दिन ये गुलाबी रोशनी बुझ जाएगी, लेकिन वो तस्वीरें, वो आवाज़ें और वो तख्ती इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। और तब शायद लोग समझेंगे कि असली कला वही है जो सत्ता से सवाल करे, ना कि उसके लिए नाचे। 4 PM की यही आवाज़ है सवाल करने की, क्योंकि जब सत्ता और पूंजी मिलकर संस्कृति के नाम पर तमाशा रचते हैं तो पत्रकारिता का काम तालियां बजाना नहीं, आवाज़ उठाना होता है। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि यही असली पत्रकारिता है। आपको खबर अच्छी लगी तो दोस्तों जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।